हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी। वो ये लेसन है, लेसन 3 है ये। और यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे लेसन 3। लिख दे रही हूँ। तो ये जो है ये है चुनावी राजनीति पे आधारित है लेसन। तो इसमें आप पढ़ेंगे चुनाव राजनीति कैसे चलती है, क्या सब कुछ होता है। ये पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी एंड अदर पीसीएस ऑल एग्जाम जो भी होते हैं उनके लिए। मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो क्लास 9 का इकोनॉमी हो गया है आपका, जो हिस्ट्री का पार्ट हो गया है वो हो चुका है। और आपका ये चल रहा है पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये मतलब क्लास 9 का एनसीईआरटी है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मेंस हो या प्री हो, क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यहीं से आते हैं। आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं पहले स्टैटिक बुक्स। लेकिन आपको क्या करना है, पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है। आप कुछ भी हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आप स्टैटिक बुक को हाथ लगाइए। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, जल्द से जल्द एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, और टेस्ट भी मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं देखे हैं, जाइए देखिए। यूपीएससी आरओ के टेस्ट वगैरह मैंने करवाए हैं, उसको भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको यूपीएससी जो कि 2024 का टेस्ट मैंने करवा दिया है, 2-3 टेस्ट पड़े हुए हैं, उसको जाइए देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेसन को। तो ये है चुनावी राजनीति लेसन 3। तो एक तो परिचय दिया है। चलिए चुनाव चुनाव क्यों, इसके पहले आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, सरकार कैसी बनती है, कैसे सब कुछ चलते हैं, इससे पहले के लेसन्स में आप पढ़ चुके हैं, पहले और दूसरे लेसन में। तो अब हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात है। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी गुजरती तो लोगों को लगता था कि अब नेताजी आ गए, लेकिन नेताजी कहाँ आएंगे। यहाँ नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभा में भाषण दिया और पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा आप बहुत कुछ सुनते हैं, देखते होंगे। आपके यहाँ तो हमेशा इलेक्शंस होते होंगे। अभी 2024 का भी इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग तो यहाँ पर है, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है, जो आपने अभी तक पढ़ा। ठीक है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता थे चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसान और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। तो ऐसे वादे तो आप बहुत देखते होंगे ना, चुनाव के दौरान ऐसे प्रधान हो, प्रधानी का चुनाव हो या किसी चीज़ का चुनाव हो, ऐसे वादे तो चलते ही रहते हैं। जिसको फ्री बीज भी बांटते हैं ना, फ्री बीज। अभी आप देख रहे हैं जैसे केजरीवाल बोलते हैं मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, बिजली पानी फ्री कर दूंगा। उन्होंने किया भाई। और बहुत सारे लोग हैं आपके एरिया में भी, बहुत सारे होंगे, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन किसको दिखता है। एनीवे इट्स स्टार्ट। तो फ्री का जो बांटते हैं, कौन सा अपने घर से बांटते हैं, जनता का ही खा के बांटते हैं। एनीवे ठीक है। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ से तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो इस तरह से होते रहते, कभी इनकी सरकार, कभी उनकी सरकार। ठीक है। अगला है, चुनाव की ज़रूरत क्यों है? तो अभी आपने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में इसके पहले लेसन में पढ़ा होगा, तो उससे पता ही चला होगा चुनाव की ज़रूरत भाई क्यों है। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। ये तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं मैक्सिमम वहाँ पर क्या होते हैं, चुनाव होते रहते हैं, है ना। तो ठीक है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, मेन वोट क्यों जरूरत होती है वोटिंग की, तो इलेक्शंस की। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है ना। लेकिन जैसे हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम मतभेद बहुत ज्यादा होंगे और कोई डिसीजन नहीं आएगा। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव में बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे आप ज्यादा प्रीफर करोगे? क्या ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के मतलब अनुरूप शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उसे बदल भी दें। इस प्रकार का नाम चुनाव है ना। कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पर कोई भी शासन कर ले भाई, वो हमेशा नहीं रह सकता, एक परमानेंट नहीं है, उसको जनता हटा भी सकती है ना। तो चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करवाते हैं, है ना। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं? कि अभी आपने लोकतंत्र पढ़ा ना, लोकतंत्र क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताई गई उसके बारे में। ठीक है। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि हल्की सी चर्चा की थी। हाँ, हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी दिए थे ना, जैसे आपको ब्राजील का बताया गया था, मैक्सिको का बताया गया था, किस तरह चुनाव होते हैं। अनेक देश, चीन का बताया गया था ना, याद है आपको? देशों के चुनाव के उदाहरण दिए गए थे। हमें यह लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखें, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए बड़ी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी अपनी बात की शुरुआत करें। तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश हो। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी खड़ा हो और एक ही आदमी चुनाव लड़े, एक ही आदमी जीत जाए। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग जीतते हैं, मतलब चुनाव में खड़े हुए और जनता उनका अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। तीसरी बात तो यह हो गई, तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत साल तक एक ही लोग को बैठा दो और वो आपका शोषण करें। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्तिगत चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों
द्वंद्विता अच्छी चीज़ है, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ देखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगियों या प्रतिद्वंदियों द्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट यह है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमान हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी बात है? तो ठीक है, चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इसमें हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने में नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनाव मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा यह सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी-बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो, उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकता का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, तो दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार का दंड फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि वो काम अच्छा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट चुनाव में लोग उनको पसंद ही नहीं करेंगे और चुनाव वो हार जाएंगे, फिर सत्ता सट जाएंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबलों से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उनके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ 2 कार्टून दिए हैं, मेरे पास योजनाएं हैं और ये घोषणाएं वादे हैं जो किसान के पास जाता है, फिर किसान उसको उलट कर मारता है, बोलता है मेरे पास वोट है। यहाँ पर प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन भाग जाते हैं, वोटर कुत्तों की तरह पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनावी क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे देने से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम चुनाव पर ध्यान देंगे। चुनाव क्षेत्र क्या होता है? आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभवतः है आपने जो सोचा हो उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है। गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है। कर्नाटका का गुलबर्गा कालाबुर्गी जिला है। यहाँ पर 43 गुलबर्गा ग्रामीण है, 45 गुलबर्गा उत्तर में है। इस तरह से आप देख सकते हैं नंबरिंग की गई। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा जिले की सीमाओं में क्या अंतर है आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमाओं में अंतर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर अधिकारी प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है, हर वोट का बराबर मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रत्येक वार्ड में पंचायत और नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल में हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोक दल के 60 लोग जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। समूह के चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनकी चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के ही आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, है ना? मैं कोई जज नहीं हूँ, यहाँ पर देखिए। हाँ, ठीक है। 48 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार है ये सीटें पूरी आबादी में इस समूह के हिस्से के रूप में बटे हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से से कुछ नहीं लेती हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और नगर पालिकाओं, नगर निगमों, स्थानीय निकायों आदि में क्या होता है, इसका चुनाव होके में अपनाया जाता है। अनेक राज्यों में ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिका और नगर स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय क्षेत्रों में भी अलग अलग है। तो कुल क्षेत्र आप देख सकते हैं 543 का है, जो व्हाइट कलर है, और व्हाइट कलर में 400 सामान्य के लिए 412 है, आरक्षित के अनुसूचित जनजाति के लिए 84 है, और जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर ईस्ट साइड में है, और आप देख सकते हैं गुजरात के नीचे वगैरह है, और बाकी यहाँ पर दिया गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। और तो 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। मतदाता सूची क्या होता है? तो मतदाता सूची क्या है? एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसलों को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, पहली प्रतिनिधि चुनने के लिए किसी को समान अवसर मिलने या पहले समान सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो। तो हमारे देश में 18 वर्ष या से ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो।
वो मर देने का अधिकारी है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले लोग वोट को देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो या व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता की बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं और नए जो वोटर होते हैं उनकी इसमें की जाती है, ऐड की जाती है। तो उम्मीदवारों का नामांकन, तो हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जबकि किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है, जो कोई व्यक्ति मतदाता है उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की कम की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी गांव का निर्वाचन क्षेत्र का सब दिया गया है, निर्वाचक नामावली है, इस तरह का लिस्ट होता है ना, देखा होगा अगर आपने वोट डाला होगा तो इस तरह से पूरा लिस्ट होता है। तो अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी बहुत सी कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं ना। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी होती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों की एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इस मामले के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले को देना पड़ता है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना पड़ता है। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता की इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाता है चाहिए, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले लेने का मौका मिले। तो उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो विधायक या संसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना कि सब कहते हैं कि शिक्षा भी जरूरी है कि नहीं है, वोट कोई मतलब जो इलेक्शन में खड़े हो रहे नेता उनकी वोट मतलब उनके चुनाव में लड़ने के लिए शिक्षा भी होना जरूरी है। तो इसके बारे में आंसर दिया है, सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होता। सही बात है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझें, उनकी चिंताओं को समझें और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश का अधिकांश लोगों का चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत क्यों है? तो जरूरत है भाई, करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है। भारत की चुनाव प्रणाली कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो मतलब होता है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के सभी मताधिकार, एक खुली राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये सब देख सकते हैं। चुनाव अभियान क्या होते हैं? चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने पसंद के प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन खराब है, इसके बारे में स्वतंत्र और खुला पर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होती है और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह या समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय रखती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट लेने को कहती हैं।
आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वो सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके पहले देश से गरीबी हटाएंगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। और वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना नहीं कर सकती है। उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना क्या है? तो चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग करना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है और मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके की स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदान केंद्र पहुंचता है तो चुनाव अधिकारी से पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगाते देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवार के एजेंटों को मतदान केंद्र अंदर बैठने की इजाजत होती है। इससे वे देख सकते हैं कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जारी करते हैं। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है, जिसे ईवीएम कहते हैं। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? तो ये पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है। गुलबर्गा के चुनाव परिणाम, आइए एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण पर गौर करें। 2014 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यह मतदाताओं की संख्या लगभग 17.21 लाख थी। इसमें से इतने लाख लोग, मतलब 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 5.07 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े मतों का लगभग 50.82% था, लेकिन बाकी किसी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र में सांसद निर्वाचित घोषित किया गया है। देख सकते हैं। तो ठीक है, चुनाव चिन्ह बने होते हैं। बहुत निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को दबाकर वो वोट देता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील बंद करके सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है। फिर एक तारीख तय करके उस दिन को वोट काउंटिंग की जाती है। सभी दल मिलते हैं, एजेंट रहते हैं जो कि जिसे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके उनकी चुनाव होती है। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? तो हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं ना। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासन दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के लिए चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं। चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनाव धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग,
तो चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांच करने के लिए एक सरल तरीका है यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव बनाते हैं? क्या उनके पास स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की अ, शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का में इस्तेमाल कर पाते हैं? हमारे देश के इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इन न्यायपालिका के समान ही आज़ादी इनको प्राप्त है। चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचक आयुक्त नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो, तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। तो दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत का निर्वाचन आयोग के जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और यह उनका उल्लंघन उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देता है अगर उल्लंघन वो करते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव और निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उसकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वो वहाँ फिर से मतदान करवा सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव न होता। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की सूचना जारी की। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए वोट पहचान पत्र अनिवार्य और चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने नए चुनाव खर्च पर नकेल कसा। तो ये सब सुर्खियों में रहे समाचार में, ऐसी सुर्खियां आप देखते होंगे। चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसी है? तो चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का यह तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी लेते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इस रेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। तो मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। आप देख सकते हैं ब्रिटेन का है और ग्रीन ये ब्लू वाला जो है ये इंडिया का है। तो जो है ये देख रहे हैं ब्रिटेन वाला गिरा है और भारत वाला स्टैग्नेंटली बढ़ा है। तो भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उल्टा है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। तो भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं और उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन तरीकों में उनके वोट का महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। अब वोटिंग हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है। ये वोटिंग 18% है और पता नहीं जिनको है 15% है। ये राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 की CSDS के नतीजे से हैं, रिपोर्ट से। तो साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था।
तो चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव करते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हम हारी पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करें तो चुनौतियां क्या हैं? तो इन बातों को हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी जो चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, लोगों का समर्थन प्राप्त होती है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना हो, फिर कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर गलत तरीके से भी चुनाव जीतते हैं। और पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद ज़रूर सामने आए हैं। जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएँगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान आपको सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? तो इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था को सीमाओं, चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। कार्टून बुझें, तो यहाँ पर कार्टून है वो। क्या यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की सही स्थिति को दिखाता है? देख सकते हैं आप। पहले तो ये वो वोट डालते हैं, फिर वो कुचलते हुए आगे डालते हैं। तो ठीक है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां व्यवहार कमावेश एक से होते हैं। और बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतांत्रिक तंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रहती है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? तो यहाँ पर लेसन आपका खत्म होता है और यहाँ पर कुछ दिए गए हैं वर्ड शब्दावली। तो चुनाव धांधली क्या होता है? चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब को कहते हैं धांधली। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय पार्टियों उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून होते हैं, जैसे कि वो मतलब कौन कौन सी चीज को उनको फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज को फॉलो नहीं करना, सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, चुनाव क्यों है, इसके बारे में कौन से वाक्य ठीक है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डायरेक्ट आप हमको बता सकते हैं आंसर। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, और आपको इससे क्या सीखने को मिला? कुछ इन्फॉर्मेशन तो सीखने को मिली, या देख सकते हैं। तो आप बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार चैप्टर थे। और आपके यहाँ चुनाव होते हैं, आप किस तरह से सारे माहौल क्रिएट होते हैं, किस तरह के वायदे आपके जो खड़े रहते हैं प्रतिनिधि लोग, वो किस तरह के वादे आपके घर आके करते हैं, आप बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।